फिर से एक बार अकबर साहब आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, नामांकन पत्र दाखिल हो गए हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बातचीत की कि मुद्दों पर आधारित चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। क्या लद्दाख के उस हिस्से के पिछड़ने का कारण यही है कि वहाँ अभी तक मुद्दे आधारित राजनीति नहीं हो पाई? सर एक्चुअली इस बार का आलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आलमोस्ट सबका लद्दाख को लेके सिमिलर डिमांड्स है सर। 4 डिमांड सबका है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, और 4 मांगे सबकी है सर। बाकी जो रही बात एक्सटर्नल जो फैक्टर्स की, वो सर इट डिपेंड्स अप टू द लीडर। मतलब लीडर अपने डेवलपमेंटल फैक्टर्स को लेके वोट लेना चाहते हैं, या रिलीजन वाइज वोट लेना चाहते हैं, या रीजन वाइज लेना चाहते हैं, वो सर इट विल वेरी ऑन। तो आपको लगता है कि वोटर जागरूक हुआ है, अवेयरनेस आई? सर इलेक्टोरली दे आर मच एजुकेटेड। मतलब इन पर्टिकुलर लद्दाख के बारे में अगर हम बोले तो सर दे आर मच इलेक्टोरली एजुकेटेड। तो उनको इस चीज़ के बारे में क्लियरली पता है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, कौन लद्दाख के लिए बेहतर से काम कर सकते हैं और कौन मतलब इस चीज़ में पीछे रह सकते हैं। तो दे आर फार मोर क्लियर दिस टाइम। ठीक कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल सही बात बोली। हम लोगों ने विचार किया था कि इस बार का एपिसोड चाय पे चर्चा करते हुए हम लोग करें, लेकिन हमारे 2 जो मुख्य मेहमान हैं, दोनों का नाम अकबर है। इन लोगों ने चाय पीने से इनकार कर दिया। तो मैं और तोहा चाय की चुस्कियों के साथ लद्दाख की सर्दी को यहाँ महसूस करते हुए उसके तापमान को राजनीतिक तौर पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर भाई, मुद्दे आधारित राजनीति ही किसी इलाके की प्रगति को सुनिश्चित करती है। आप लद्दाख से आए, आप लोगों ने चंडीगढ़ में अध्ययन किया, आप लोगों ने देखा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं हैं, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है, सेहत के लिहाज से भी हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। तो क्या लोग नहीं चाहते कि लद्दाख में भी ये सब सुविधाएं हों? बिल्कुल चाहते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो ऐसा कहें कि हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज़ भी एक हकीकत है कि मतलब हर कहीं मतलब एक डेवलपमेंटल हायरार्की होता है ज्योग्राफी के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से। तो उस हायरार्की में हम मतलब एक पीछे रह गए। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हम उम्मीद करते हैं कि आगे और तरक्की हो, लेकिन ऐसी तरक्की हो कि जो वहाँ के लोग कैसे चाहते हैं वैसे ही तरक्की हो। कुछ ऐसा ना हो कि जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के ज्योग्राफी को, वहाँ के मतलब सारी चीज़ों को कोई ठेस पहुँचाने वाली कोई तरक्की ना हो। बहुत ही ज़रूरी बात आपने बोली, क्योंकि देखिए वो इलाका जो पहाड़ों से घिरा है, और पहाड़ों से इलाका घिरा है और पहाड़ घिरे हैं बर्फ़ से, उस इलाके में जो जियोलॉजी है, जो ज्योग्राफी है, वो बड़ी फ्रेजाइल है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी विकास के काम को करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा तो इलेक्शंस से पहले जो एजिटेशन चल रहा था उसमें था कि वहाँ के लोगों के से पूछकर विकास किया जाए। लेकिन वो विकास कैसे संभव है जब लोग डिसीजन मेकर्स ही नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही सर। यही तो हम लद्दाखियों का रोना है, यही है कि लद्दाख में डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। जो 2019 से पहले जो था डेमोक्रेसी थी, जिस तरह से पहले जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो 2 है, उनके पास जितना ऑटोनॉमी था, उनके पास जितना जो पावर था, वो सारा अब उनसे छीन ले गए है। अब ये सारा सेंटर जिस तरह से पहले अब एक सारे लोग मिलकर अब एक लोकतंत्र था, वो अब वहाँ से हट गया है। इसी का तो रोना धोना है। इसीलिए तो एपेक्स बॉडी केडीए जैसी कमेटी तश्कील में आई, और जो एजिटेशन जो सोना मांगचुक जो कर रहे हैं खुसूसन इन्वायरमेंट को लेकर, तो यही तो है कि लद्दाख जिस तरह अकबर भाई ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो आपने भी यही इसी की तरफ इशारा किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख को लद्दाखी की तरह से ही ट्रीट किया जाए, और जितने भी डेवलपमेंट हो वहाँ पे सस्टेनेबल हो। और एक बात तो आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ सर कि जिस तरह से लद्दाख में डेवलपमेंट आ रहे हैं, तब तक एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट
बहुत ही हमें बड़ा जो चेंजिंग जो कल्चरल ट्रेंड्स हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और कैसा वो थोड़ा चेंजिंग कल्चरल ट्रेंड्स इन द सेंस फूड में, ड्रेस में, लैंग्वेज में। इसका मतलब क्या कि बाहर से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, वो लोग वहाँ बस रहे हैं, बिल्कुल वहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं। खरीद रहे नहीं। तो अब देखो बाहर से लोग जा रहे हैं वहाँ पे, एक तो टूरिस्ट बहुत हैं वहाँ पे, और इसी के साथ साथ बाहर के टीवी शोज़ का, बाहर के सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ सर, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सिंपल, जो वॉशरूम्स का है, टॉयलेट्स का है। हमारे लद्दाख में इन्वायरमेंट को देख के हमारे वहाँ पर ड्राई वॉशरूम या ड्राई टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आज मिट्टी वाले जहाँ पे मिट्टी यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल ये सारे, सिर्फ मैं टूरिज़्म को ही यहाँ पे मैं दोष देना नहीं चाहता हूँ, आजकल सोशल मीडिया है, OTT से का भरमार है, मीडिया, ये फिल्म मीडिया आ गए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अभी आप देखेंगे ना तो तकरीबन 80-90% लद्दाख के हाउस होल्ड में अभी फ्लैश सिस्टम टॉयलेट्स हैं। तो ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ टूरिज़्म की, होटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए लेह में ही किस तरह से वाटर पोल्यूट हो रहे हैं और किस तरह से ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ा एक टॉपिक बन जाएगा सर। और उसी के साथ साथ जिस तरह से अभी यूथ्स को, जिस तरह से हमारे ही देख लीजिए, लद्दाख वाला हमारे में कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी नहीं बाकी बचा है। लेकिन अब गांव में जाके बहुत सारे जो कल्चरल जो थे वो अब सारा रिजिडुअल बनने जा रहे हैं, और एक दूसरे के साथ जो इंटरडिपेंडेंसी का एक बहुत ही बड़ा एक खूबसूरत कल्चर था वो ख़त्म हो रहे हैं। और जिस तरह से ये छुरेस, मीरेस, बारिश, ये सारा कुछ होते हैं हमारे लद्दाख में, वो सारा कुछ अब जो अर्बन से जो वो सारा कुछ जो डोमेस्टिक जो रूरल से हट के वो अर्बनाइज्ड होता जा रहा है। और ये जो कल्चरल जो शिफ्ट है बहुत ही, ये आप जो कह रहे हैं ये आपने देखा है 2019 के बाद ये बदलाव दिख रहा है। ना, मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाँ नहीं ये 2019 के बाद से जो बदलाव हुआ है उसके हिसाब से तो वहाँ ज़मीन खरीदी जा सकती है ना। अब खरीदी जा सकती है। अब ये प्रॉब्लम ये होगा कि बाहर से जब जाएंगे ना तो वहाँ पे लद्दाखी की तरह तो ड्राई टॉयलेट यूज़ नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट। तो और जिस तरह से एक लद्दाखी अपने इन्वायरमेंट में एडाप्ट होते हैं चाइल्डहुड से ही, उस तरह से वो लोग नहीं होंगे। तो अब ये बिल्कुल स्टॉक हमारे पास एग्जाम्पल है, तो बाकी दूसरे कितने सारे एग्जाम्पल्स होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बात है, ये बदलाव लोगों में दिख रहा है। और लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर बड़ी कंपनीज वहाँ पे आएंगी, बड़ी कंपनीज आएंगी तो वहाँ की इकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करेंगी, उसके लायक वो जगह अभी नहीं है। तो ये लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को हमको जैसा है वैसा ही रखना है। 2019 में जो बदलाव हुआ है उसके बाद वो कानून शिथिल हो गए। अब किसी का ऐसा नहीं कि लद्दाख में वहाँ पर ज़मीन ना खरीद सकता, कोई भी खरीद सकता है। तो बाहर के लोग आएंगे, वहाँ फैक्ट्रीज़ लगाएंगे, और फैक्ट्रीज़ लगाने में लगाएं या ना लगाएं, ज़मीन खरीदें या ना खरीदें, उसमें लद्दाखियों का कोई से नहीं बच गया। बिल्कुल नहीं बचा। ये बड़ी मसला है। जी सर, एक्चुअली सर एक डेवलपमेंट तो होना चाहिए सर, हर एस्पेक्ट में या हर पहलू में होना चाहिए डेवलपमेंट। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं सर कि बाहर से इंडस्ट्रीज आएँ, मतलब लद्दाख के जितने भी मिनरल्स हैं, मतलब एक कहने का ये सर, ये ओवरऑल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं सर हम, मतलब उसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो, डेवलपमेंट कैसे हो, वो लोगों के अकॉर्डिंग हो। अभी सर हम लद्दाख में जैसे कि देख पा रहे हैं सर, ज़्यादातर जो है सर डेवलपमेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है सर। जहाँ तक मैं खुद अपने लेवल पे पर्सनली मेरा ओपिनियन है सर कि प्योरली देयर इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, मतलब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए सर। मतलब अभी भी जैसे सर स्कूल है, मान लो आप हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी मतलब जैसे कि उसमें एनरोलमेंट रेशियो सेम है, टीचर उतनी ही है, मतलब लाइब्रेरी में उतनी ही बुक्स है,
बट इंस्टेड फिर भी मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है उसी के लिए, फिर जो नया बनता है उसमें भी टीचर सेम है, इनरोलमेंट रेशियो सेम है, लाइब्रेरी में भी उतनी एक्सेसिबिलिटी है, या कंप्यूटर वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो सारे सिमिलर है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑब्वियसली होना चाहिए, साथ ही साथ लोगों की क्वालिटी में भी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी डेवलपमेंट होना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बातें हैं ये, और ये मुख्य बातें ऐसी हैं कि जिन पर राजनीतिक दल उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं बन पा रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा बनेंगे। हमने एक और विषय पर आपसे ज़रूरी बात करूंगा कि 2019 में अकबर भाई, जब 2019 में वो ऐतिहासिक बिल पास हो रहा था जिसमें यूटी बनाई गई थी, तो मैं उस दिन सदन में मौजूद था। संसद की कार्रवाई एक पत्रकार के तौर पर सदन में जो मीडिया की गैलरी है वहाँ से कवर कर रहा था। तो उस दिन उस दिन से अगले दिन या उसी दिन शाम को शायद इनका भाषण था, आपके सांसद का, है ना? अगले दिन, हाँ, क्योंकि पहले दिन तो राज्यसभा में पेश किया गया था बिल, उसके बाद लोकसभा में अगले दिन पेश किया गया। तो उस दिन उनका भाषण तो बड़ा वायरल हुआ, तो लगा था कि एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव लोगों को मिल गया है और अब वो वहाँ की मसलों को हल करने में हेल्प करेंगे। तो अब क्या लगता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव देश में तो एक अच्छा संदेश दे पाए कि मैं हूँ, लेकिन लोग उनसे खुश नहीं हैं, वो एक्सेसिबल नहीं हैं, लोगों से बात नहीं करते। ये इल्ज़ाम क्या ठीक है उनके ऊपर आरोप जो लगे हैं? ये इल्ज़ाम देना नहीं देना ये तो मालूम नहीं, लेकिन शायद बीजेपी पार्टी जिसने मतलब ये बाइफर्केशन का एक्शन लिया, हाँ। शायद उनको ही वो कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा हो, क्योंकि इस बार उनको मैंडेट फिर से नहीं दिया। अगर वो एक अच्छा लीडर होते, अगर हम उसको लीडर शब्द यूज़ करें, या उनके एक कार्यकर्ता अच्छा होते, तो शायद उनको ये मैंडेट दे देता। तो वो इस बार नहीं दिया, उनको चेंज कर दिया। तो ये एक मैसेज तो देता है कि मतलब वो कहीं ना कहीं या तो संसद में या तो लद्दाख में ही कहीं ना कहीं तो वो पीछे रह गया, जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा होगा। तो नहीं, एक आप लोगों के मुद्दे उठा पाए वो जनता के जो मुद्दे थे 5 साल में? मुद्दे अब शुरू पे ही यही कह रहे थे कि मतलब उन्होंने जो एक मतलब फर्स्ट जो वहाँ पे भाषण दिया, तो उनकी जो माहौल बनाया जिसे हम कहें, तो वो एक रिप्रेजेंटेशनल हम एक प्रेजुडिसेस वहीं पे देख सकते हैं। क्योंकि जिस दिन वहाँ पे बाइफर्केशन के बिल पास हुए, उसी दिन से ही वहाँ पे प्रोटेस्ट चले थे, 5 महीनों तक प्रोटेस्ट चले करगिल में। वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन्स हुए 5 महीने के लिए। उसी टाइम पे ही एक्शन कमेटी बनाया जो बाद में जाके डेवलप होके केडीए बन गया। तो वहाँ पे पैरेलली 2 चीज़ें चल रहे थे। एक था कि जो वो दैट वाज टेकन एज अ ट्रिम्प, दूसरे थे जिन्होंने कहा कि मतलब हमें तो और चिंतित होना चाहिए इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब हमें जो चीज़ें मतलब सेव करके रखे थे मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लो से, तो वो चीज़ें अब नहीं रहे, तो अब हम क्या करेंगे। तो मैं जैसे मैं खुद 2-2.5 साल वहाँ पे फील्ड वर्क करके आया, तो वो मैंने मोस्टली पोस्ट ये 2019 किया था। तो वो लोगों से जब मैंने पूछा है कि अब लोग उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थे उसको कैसे देखते हैं, उसने जैसे कहा कि मतलब करगिल का नाम 2-4 दुकानें बंद करना नहीं होता है, या मतलब पूरे लद्दाख आज झूम रहे हैं, पहली आज़ादी है लद्दाख की। तो लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए हैं, हम उनके साथ एग्री नहीं करते हैं। जो मतलब डिसएग्रीमेंट था उसकी जो स्पीच या उसकी रिप्रेजेंटेशन को और लद्दाख की पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन का, तो वो अभी हमको देखने को मिल रहा है। पहले तो करगिल में शुरू हुआ था, लेकिन अब लेह में इस चीज़ ने बहुत ही एक बड़ा मोमेंटम ले लिया है, और वो अभी भी कंटिन्यू है। दैट वाज अ ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर हिम आई थिंक, जिसकी वजह से शायद उसकी इस बार नॉमिनेशन भी किसी और को देना पड़ा, उनको नहीं रखे। मैं ये आपने अच्छा मुद्दा छेड़ा है। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन हाउस में ये बिल पेश किया गया, तो गुलाम नबी आज़ाद उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया और कहा कि लेह के लोग तो चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी बने, लेकिन करगिल में वो आवाज़ नहीं है। करगिल के लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, उनका विचार अलग है, वो कश्मीर के साथ खुश हैं। तो अभी की स्थिति क्या, अब तो बन चुकी है यूनियन टेरिटरी, अब लोगों की वहाँ पर उस विषय पर क्या राय है? अच्छा, एक बात तो ये है सर कि आपने कहा लेह वाले चाहते थे और करगिल वाले नहीं चाहते थे, ये तो बहुत ही सही बात है सर। लेकिन इस पे एक बात मैं ऐड ये भी करना चाहता हूँ कि जो चाहते थे उनके पास रोड मैप नहीं था,
और जो नहीं चाहते थे उनको मालूम ही नहीं था कि हम क्या नहीं चाह रहे हैं और हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर हम नहीं चाहते तो हम भी अपना आवाज़ आगे तक करके रखें, तो खुदा न खास्ता आगे कुछ हो तो हम ये कदम उठाएं। और ये भी है कि लेह और कारगिल दोनों के लीडरशिप में ये बिल्कुल भी भरोसा विश्वास नहीं था कि सेंट्रल हमें इस तरह से यूटी देगी, वरना आपको भी मालूम है कि कुछ रोड मैप तो होना चाहिए था, पोस्ट ड्यूटी हम क्या करेंगे और उसके बाद हमारा ये सारा कुछ जो कुछ है वो किस तरह से होगा। और ये जिस तरह से यूटी मिला एक शॉकिंग था, अनप्रेसिडेंटेड था, और साथ ही साथ जिस तरह से लेह वाले चाह रहे थे उस तरह से भी नहीं मिला। जितने भी सारे हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि जितने भी सारे पावर्स थे वो छीन चुके हैं। तो आपका सवाल क्या था वैसे? नहीं, मेरा सवाल यही था कि लोगों की राय अब वही है कि बदल गई कि लोग हाँ। जो करगिल के लोग नाखुश थे अभी भी नाखुश हैं, या अब उन्होंने एडजस्ट कर लिया है, दे आर हैप्पी कि भाई यूटी बन गया? नहीं, अब तो बात ये है कि सर अब यूटी तो मिल गया, अब इसको रिवर्स करना तो बहुत ही अब इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लोग खुश नहीं है। लोग खुश इसलिए नहीं है क्योंकि लोकतंत्र ही चला गया, डेमोक्रेसी ही चला गया, अपनी आवाज़ ही दब गई। जिस तरह से आपने भी देखा होगा, जिस तरह से कहा, और लेह में जिस तरह से एजिटेशन हुआ, एक आपने जो चैनल्स के जिस तरह से हेडलाइंस है, न्यूज़ पे भी हो या यूट्यूब पे हो या ऐसे न्यूज़ पे भी, उन्होंने एक हेडलाइन ये चलाया सारूंग ने कि लद्दाख को यूटी मिलने के जो जॉय था वो सौरों में चेंज हो गया। ये आपने देखा होगा। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है ना सर, यही हाफ रिप्रेजेंटेशन होता है। लद्दाख जिस दिन यूटी लद्दाख को मिला था उस दिन आधा लद्दाख सौरों में ही था, आधा लद्दाख सड़कों पे थे, और आधा लद्दाख 5 महीने तक बिना इंटरनेट के कारगिल वालों को 5 महीने के लिए आधा इंटरनेट के रखा गया। किसी ने इस आवाज़ को आगे नहीं उठाया। जब ले, क्योंकि ले अब एक हब है, अब एकेडमिक्स वाले भी कहें, व्लॉगर्स भी कहें, रिसर्चर्स भी कहें, टूरिस्ट भी कहें, ट्रेवलर, सारों का जो नज़र है ले के ऊपर होता है। जब ले में ये आवाज़ उठी तब उनको शौक लगा, और सारों का ये था, ये आप देख लेना, ये सारों का यही था कि जो जॉय था इट चेंज इनटू सॉरो, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं था। तो अभी की अगर आप सिनेरियो बात की जाए, अभी की बात की जाए, तो ना लेह के लोग खुश हैं ना कारगिल के लोग खुश हैं यूटी मिलने के बाद भी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था, जो सपना सजाए हुए थे, उन पे तो खरा नहीं तो हुआ। नुकसान मैं अकबर भाई आपसे जानना चाहता हूँ, यूटी बनने से सरकार का कहना है कि हमने बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, आपको क्या नुकसान लगता है? सर बेसिकली जो एक तो इन्होंने बड़ी जैसे बताया चीज़ कि से ले representation करती है खत्म हो सर, वो रिप्रेजेंटेशन है सर। जब आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम अभी लद्दाख में इस्टेब्लिश हैं, उसमें आलमोस्ट पब्लिक से है ही नहीं। उसमें जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं, वो सारे बाहर के मतलब वहाँ सेंटर से बन के और यहाँ पे बस इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हम तो मतलब लोग यही चाहते हैं सर बेसिकली कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब लद्दाख कैसा होना चाहिए या फ्यूचर लद्दाख कैसा हो, उनमें लद्दाखियों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मतलब जैसे भी हो लोकल रिप्रेजेंटेशन और सेंट्रल साथ में बैठ कर कम से कम ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में बात किया जाए कि फर्दर लद्दाख कैसा होगा, कैसा चलना चाहिए। फ्यूचर जो प्लान है सर वो आई थिंक विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल लीडर्स या लोकल हम कह सकते हैं सर पर्सनैलिटीज़, उनके बिना सर लद्दाख में मतलब इकोलॉजिकली एक फ्रेजाइल भी है सर। तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल लीडर्स ये एक कोई सूटेबल जो है वो सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे सर सेंट्रल। तो इस चीज़ से लोग नाखुश है, तो इसीलिए लोग चाहते हैं सर कि रिप्रेजेंटेशन हो लोगों की। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अकबर भाई वहाँ पर जो कारगिल हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी है या काउंसिल है, वो उसकी ताकत में भी कुछ असर पड़ा है? पहले वो कैसा काम करती थी, अब कैसा काम करती है? हमारी जो केडीए के कारगिल हिल डेवलपमेंट के जो सीईसी हैं जफ़ार साहब, उनसे भी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी ताकत भी कम हो गई है और अब हम लोग विकास के उतने काम करवा नहीं पाते हैं। दूसरा, हम लोगों को अब दिल्ली बहुत दौड़ना पड़ता है, हमारी फाइल्स रुक जाती है और काम करने का समय कम रहता है वहाँ पे, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। तो क्या उसका असर कुछ आम जनमानस पर आप देख रहे हैं? काम करने का समय बिल्कुल कम पड़ता है। उसी की वजह से शायद पहले काउंसिल के जितने फंड्स आते थे वो इरिवोकेबल होते थे, कि वो रिवोक होकर वापस नहीं जाता था, वो वहीं पे रह जाता अगले था। साल के लिए, अगले साल फिर से उसको रिवाइज़ किया जाता था। एक चीज़ तो ये पैसे वहाँ पे रुकते नहीं हैं, जितने आते हैं, जितने पैसे सरकार से आते हैं उसका ज़्यादातर तो एलजी के हाथ में ही रहता है। दूसरे उसमें से जो छोटे मोटे मतलब जितने भी शेयर दोनों काउंसिल को जाते हैं, उनमें से भी मतलब शॉर्ट सीज़न होने की वजह से जो
मेजर प्रोपोर्शन जो है वो वापस जाते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरा, फाइल्स के लिए हो या उनकी मतलब एक्टिविटीज़ के लिए हो, उस पे बहुत कंट्रोल हुए हैं, ये चीज़ देखने को मिला है। लेके काउंसिल को एक बार जाके एलजी के दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, उनके दरवाजे पे जाके प्रोटेस्ट करना पड़ा था। तो उनकी एक्टिविटीज़ में बहुत दखल फंड्स रिलीज़ कराने के लिए, फंड्स रिलीज़ कराने के लिए भी करना पड़ता है। जब मैं भी करगिल के सीसी से मिला तो उन्होंने यही कहा कि मतलब बहुत सारे काम हैं जो हम करना तो चाहते हैं लेकिन एलजी साहब करने नहीं देते हैं। तो वो इंटरवेंशंस है, वो इंटरवेंशन चाहे मतलब उतनी स्मूथनेस नहीं रह गई, उतनी स्मूथनेस भी नहीं है। और पहले जितने काउंसिल के पास ऑटोनोमी होता था, सच में वो एक ऑटोनोमस होता था। अब तो एक यूटी बनने के बाद ऑब्वियस सी बात है एलजी साहब जो है उसका मतलब अपर हैंड रहता है उस चीज़ पे। तो उसका असर दिखता है आम जनमानस पर, जनजीवन पर। आम लोगों का मतलब इस चीज़ को लेके ये खदशात है। और अभी जो केडी और एपेक्स है उनका भी ये कहना है कि मतलब ये यूटी आने के बाद इनकी जो वे ऑफ वर्किंग है उस पर असर पड़े हैं, ये वो भी कहते हैं। और लोगों का भी ये कहना है कि उसके बाद हुए हैं। काउंसलर्स कहते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स कहते हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी जफ़र साहब से जब मैं पिछले विंटर में मिला तब उसने भी यही बताया कि बहुत सारे दिक्कत होते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन की बातें हैं, सरकार का कहना है कि वहाँ पर एजुकेशन से लेकर हर चीज़ में उन्होंने बेहतरी की है 2019 के बाद से। पॉलिटिशियंस अपने अपनी कहानी बताते हैं, कांग्रेस वाले विरोध करते हैं ये ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी वाले बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। आप लोग एक सामान्य नागरिक हो, तो आप लोग बताइए कि क्या डेवलपमेंट वहाँ पर कुछ हुई है? क्योंकि फंड्स तो नेचुरली बढ़े ही होंगे पहले से, तो उसका असर क्या ज़मीन पे नहीं दिखता? कोई डेवलपमेंट आप लोगों को नहीं दिखती है या हुई है कि नहीं? नहीं, ऐसी बात तो हम ओवरऑल डिनाई भी नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुए। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो उसके अलावा लेकिन अब जिस तरह से अब सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से तो ज़िंदगी नहीं चलती है ना, और बहुत सारे दूसरी भी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली हुआ है, वो उस पर तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन राइट्स घट गए। हाँ, राइट्स घट गए। और दूसरा एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यूटी आने के बाद जिस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन को जिस तरह से फैसिलिटीज़ मिला है वो पहले नहीं था स्टेट लेवल पे। ये भी तो मतलब ये हमें सामने आके यही कहना चाहिए। जिस तरह से आइस हॉकी में और दूसरे बहुत सारी चीज़ों में हमारे लद्दाखी प्लेयर्स को आगे, अब यूटी बन गया तो नेशनल लेवल पे तो अलग से लद्दाख को रिप्रेजेंट करना था, ये एक ओबियस सी बात है नहीं है कि नहीं? अब इसको तो हम मतलब पॉजिटिव में तो गिना नहीं सकते, लेकिन है ये एक पॉजिटिव चीज़ तो है, ये तो नेचुरली आ गया था। लेकिन इसके बाद जिस तरह से अब एजुकेटेड यूथ है उन सारों का अभी 2019 के बाद, अब देखो अब 2019 के बाद 24-25 में या अगले साल या उससे अगले साल अगर रिक्रूटमेंट का अगर प्रोसेस शुरू किया तो कितने लोग भरेंगे? और लद्दाख में इतने सारे तो यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है, एक ही यूनिवर्सिटी है, उसमें भी तो कॉलेज गिने चुने हैं और स्कूल्स भी तो गिने चुने हैं, हाथ से ही हम गिन सकते हैं हायर सेकेंडरी। तो इतने सारे वेल एजुकेटेड यूथ कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात यह है कि लद्दाख में अब ये एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ के अलावा दूसरा कोई और दूसरा ज़रिया नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे प्राइवेटली हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, दूसरे फर्म्स में हम जा सकते हैं, वहाँ पे लद्दाख में अब दूसरा कोई अल्टरनेटिव सोर्स लद्दाख में कमाई करने का नहीं है। इसीलिए जितने भी एजुकेटेड यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो आप क्लोजिंग रिमार्क्स में अकबर भाई क्या बताएंगे? मैं एक चीज़, आप एजुकेशनल और डेवलपमेंटल जो चीज़ें हुए हैं, इन्होंने मतलब जो स्टार्क चीज़ें देखने को मिले हैं वहाँ पे उन पे जैसे हमने किया, तो एक चीज़ उस पर मैं जोड़ना चाहता हूँ कि बाइफर्केशन से कुछ महीने पहले लद्दाख को जे.एंड.के का 3rd एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न करार दिया था। तो अगर ये सवाल होता डेवलपमेंट का तो दैट कुड हैव बीन सॉल्व्ड विद दैट। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि यूटी आने के बाद अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं, हमें इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए और यूटी ही हमारे सारी चीज़ों का मतलब दवाई है। तो मुझे नहीं लगता कि यूटी में मतलब ऐसे लोगों के कंसर्न्स नहीं है। लोगों को इस चीज़ से मतलब नाराज़गी तो नहीं कहना चाहिए, इससे कोई मोटा शब्द कोई हो कि इसको रेजिस्ट करना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जितनी रिप्रेजेंटेशन था उनको श्रिंक किया जा रहा है। एक ही एमपी पार्लियामेंट्री सीट है, उसके लिए मतलब इतने सारे हंगामा कर रहे हैं। हालांकि वो आगे जाके क्या करेंगे वो हमें नहीं मालूम।
लोकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन है उनको दबाया जा रहा है और बहुत कम हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में काम करने के तरीके कम हुए हैं। तो अब देखेंगे, इलेक्शन का माहौल है कि लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्या चीज़ इसमें ज़्यादा प्ले करते हैं, क्या रोल प्ले करेंगे, कौन सी चीज़, वो देखने वाली चीज़ है, वो इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद पता चलेंगे। जी जी जी। तो अकबर भाई, आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में क्या कहेंगे और क्या अपील करेंगे? आप जाएंगे इलेक्शंस में? सर होपफुली सर मैं इलेक्शन में ज़रूर जाऊंगा सर। और मेरा जो है सर पर्टिकुलरली जो है सर, मेरा जो है सर, मैं इट्स माई मतलब मैं लद्दाख पर्टिकुलर की जो लद्दाख की यूथ है सर, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर कि लुक बियॉन्ड द प्रिज्म ऑफ रिलीजन एंड रीजन and choose your candidate thoughtfully and cast your vote wisely. So मेरा यही है सर रिमार्क अल्टीमेट की। अब मैं मतलब जो भी है, मतलब अल्टीमेटली जो यूथ जो अभी आज के टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं सर, वो आई थिंक एक बड़ा कंसर्न है सर। जो मैं एज ए यूथ जो मैं ये चीज़ अपने पर्सनली भी मैं फील कर रहा हूँ सर, और जो मेरे जो जितने भी कलीग्स हैं सर, वो भी यही चीज़ फील कर रहे हैं सर। जी सर। सर आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स? तो मेरा तो यही है सर कि नेवर फॉरगेट हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ। तो हमें वोट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमने पिछले सालों जिस तरह से ब्लंडर किए थे और किस तरह से हमने लीडर्स को, किस टाइप के लीडर्स को हमने भेजा था पार्लियामेंट, और किस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ था, और इस बार वो ब्लंडर दोबारा से हम नहीं दोहराए। नहीं, क्या मतलब, थोड़ा खुल के बताइए ना। ब्लंडर इन द सेंस कि एक इस तरह से लीडर को हम जेटीएन को चूज करना ब्लंडर था। हाँ, सॉर्ट ऑफ ब्लंडर था, क्योंकि नहीं अब ये तो मैं बोल रहा हूँ 2019 ब्लंडर तो यही है, और दूसरे किसको हमने दिया था। तो अब एक ब्लंडर के बाद है जो हमारे कारगिल के जो लोग हैं वो खुद समझेंगे कि ब्लंडर का मेरा यहाँ पे किस तरफ रेफ़र किया जाए। इट्स नॉट ओनली अबाउट जेटीएन एंड नॉट ओनली अबाउट चूजिंग जेटीएन। तो वो तो उसी ब्लंडर के रिज़ल्ट में जेटीएन का यहाँ से ये आ गया। तो नेवर फॉरगेट पास्ट, नेवर फॉरगेट हिस्ट्री। अगर इस बार भी हम इसी तरह से ही एक दूसरे के ऊपर अंगुली फेरते रहें, रीजन, रिलीजन और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बीच में अगर हम झगड़ते रहें, तो फ़ायदा कोई दूसरा ही लेके जाएगा और हम हाथों पे हाथ मलते रहेंगे। और नुकसान होगा लद्दाख का, नुकसान होगा लद्दाख का, नुकसान होगा अपने एरिया का। तो अपील मेरा यही है, आप वोट ज़रूर देने जाइएगा, और वोट देने से पहले हमारे पास को देखिएगा। और जिस तरह से हमारे सोनम वांगचुक सर पिछले 60 दिनों से, और उनके साथ साथ बहुत सारे हमारे एल्डर्स उनके साथ बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए बैठे हैं। तो उन सारों को देख के हमारे फ्यूचर अच्छा हो, उनको देख के वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा। फ्यूचर की बात के साथ हम लोग इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि लद्दाख का फ्यूचर ही हिंदुस्तान का फ्यूचर है। भारत के तमाम शहरी जितने भी नागरिक हैं, उन सब लोगों को भी वोट सोच समझ कर डालने की ज़रूरत है। लद्दाख से जुड़े मुख्तलिफ़ मसाइल अलग अलग बातचीत के माध्यम से, अलग अलग शहरों से हम लोग लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए, जिससे हमारी ताकत बढ़े, हमारी रीच ज़्यादा लोगों तक हो, जिससे हम लोग आपके मुद्दों को और मजबूती के साथ उठा सकें। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमानों का, जो अलग अलग जगह से हमारे पास आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में हम लोग आज पहुँचे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट से पढ़ाइयाँ छोड़कर हमारे लिए आए और ये डिस्कशन किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।